हाय एवरीवन, वेलकम बैक। सर, बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हो गए हैं कि कब खत्म होंगे, बस थोड़े से रह गए हैं और हम धीरे धीरे वो वाले स्टैंडर्ड्स पे आते जा रहे हैं जो थोड़े थोड़े कम इंपॉर्टेंट हैं। ऐसा क्या? बिल्कुल ऐसा ही है। चलो, ये तो अच्छी बात है कि हम लोग अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड्स ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसके अंदर आपका मैक्सिमम पोर्शन क्या होता है, कवर होता है, और जो मैक्सिमम नंबर आपको देके जाने वाला है। सर, आज क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे एक ऐसा स्टैंडर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए तो नहीं है। नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। क्यों सर? क्योंकि किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे बात करता है, लेकिन ये स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आपको जो ये सिखा के जाने वाला है ना, वो आपको यूजुअली और स्टैंडर्ड्स में देखने को नहीं मिलता। सर ऐसा क्या? बिल्कुल। अब इस मेरी बात को थोड़ा सा समझने की ट्राई करना कि यहाँ पे आपको सीखने के लिए बहुत कुछ है। हो सकता है पेपर में से क्वेश्चंस आपको रिलेटिवली कम नजर आएगा एज कंपेयर टू अदर स्टैंडर्ड्स, क्योंकि हमारे चैप्टर नंबर 4 में इतने सारे स्टैंडर्ड्स हैं, तो कहीं ना कहीं इतने अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड्स भी हैं कि ये वाले स्टैंडर्ड्स को थोड़ी कम इंपॉर्टेंस मिलती है, बट दैट डजंट मीन कि ये स्टैंडर्ड पेपर में देखने को मिलता नहीं है। और वही वाली बात है कि अगर हल्का सा भी क्या हुआ कि इन्होंने कोई ऐसा स्टैंडर्ड चूज किया जो यूजुअली हम लोग कम पढ़ के जाते हैं, तो डेफिनेटली ये स्टैंडर्ड उस टारगेट एरिया में जरूर जाता है जो पेपर को थोड़ा सा डिफिकल्ट या फिर आउट ऑफ द बॉक्स करने का दम रखता है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड यूजुअली देखने को नहीं मिलता, तो हम लोग उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस इसको नहीं देते। क्या मेरी बात क्लियर है? सर क्लियर है। लेकिन इसके अंदर जो सीखेंगे वो बहुत अच्छा है, क्यों? क्योंकि ये इतनी अच्छी रिलेशनशिप बताएगा एक स्टैंडर्ड के साथ, और कहीं ना कहीं जो 710 पढ़ा था हमने उसके साथ भी कहीं ना कहीं एक रिलेशन बताएगा, जो आप लोगों को इंटरलिंकिंग के अंदर अंडरस्टैंडिंग पार्ट से बहुत जरूरी है। चलिए मेरे साथ आइए। सर क्या? देखो, इसको क्या हमने बुक से करना है? नहीं सर, मेरे नोट से करेंगे। बिल्कुल ठीक है सर। तो सर, क्या है बात? बात देखो, ध्यान रखना, इसके नाम में ही एक बात छुपी है। सर क्या? 510 का नाम देखो क्या है। 510 के नाम में आता है इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। हम कोई पेन लेते हैं। लो, चलो। इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, ओपनिंग बैलेंसेस। अभी ये जो ना दो टर्म्स की बात करता है, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट अलग है और ओपनिंग बैलेंसेस अलग है। मतलब ये कह रहा है कहीं ना कहीं जब आप इनिशियली किसी ऑडिट एंगेजमेंट के अंदर जाते हैं, उस टाइम के अंदर ओपनिंग बैलेंस उसने कोई एक एस्पेक्ट उठाया। अब इसको ना समझने की ट्राई करते हैं, जो यूजुअली हम लोग मिस कर देते हैं। तो पहले ना चलते हैं किसके ऊपर, यहाँ पे पहले तो सर इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट का मतलब समझा दो। देखो, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट अपने आप में बता रहे हैं कि इनिशियल लेवल पे आपने एक ऑडिट एंगेजमेंट करी है किसी के साथ। मतलब जो हमने कहाँ पे पढ़ा था सर एंगेजमेंट वगैरह के बारे में, कहीं ना कहीं 210 और 220 में करके आए थे। बिल्कुल सर, करके आए थे। हम ऑडिट एंगेजमेंट की बात करते हैं कि हम ऑडिटर देखते हैं कि प्री कंडीशन प्रेजेंट होंगी तो एंगेजमेंट ले लेगा, वरना नहीं लेगा। यस और नो? यस सर। तो अब क्या हुआ? जब आपने इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है? पहली बार ले रहे हो, आपके पास तो ऑडिट पहली बार आया है। लेकिन जब आपके पास ऑडिट पहली बार आता है, इसका क्या ये मतलब होता है कि पहले कभी ऑडिट हुआ ही नहीं है? ये वाला मतलब भी हो सकता है, या फिर पहले हुआ हुआ है लेकिन आपने नहीं किया, किसी और ने किया और आपके पास पहली बार आया। क्या दोनों बातें हो सकती हैं? बिल्कुल सर। तो वही दोनों बातें यहाँ लिखें। क्या सर? कि एन एंगेजमेंट इन विच ईदर ईदर क्या होगा? या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड हुई नहीं होंगी, पहले कभी सर ऑडिट ही नहीं हुई है, पहली बार किसी का ऑडिट मेरे पास आया, दैट इज माई इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। इस कंपनी का ऑडिट पहले कभी हुआ ही नहीं है, पहली बार उसने, लेट से कोई टर्नओवर की बात करें, कोई ऑडिट की बात करें, टर्नओवर क्रॉस करी है, तो लेट से उसका ऑडिट तब उसके ऊपर एप्लीकेबल हुआ, तो फर्स्ट टाइम करवाने आया है। या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रायर पीरियड की है वर ऑडिटेड बाय द प्रीडिसेसर ऑडिटर, मतलब किसी और ने ऑडिट किया था और मेरे पास ये ऑडिट पहली बार आया है, पर पहले किसी और ने कर रखा है इसका ऑडिट। यूजुअली आप लोगों को याद है, हमने 706 में रिलेशन बता रहा हूँ, जल्दी से समझ लो सर। 706 में ना आपने एक बात बताई थी कि अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड नहीं होती है लेकिन फिर भी बतानी जरूरी होती है, जैसे कि जिसे हम अदर मैटर पैराग्राफ में डालते हैं, उसमें एक एस्पेक्ट था सर, कौन सा? कि अगर मैंने ऑडिट नहीं किया, पुराने वाला किसी और ऑडिटर ने किया है, तो ये इन्फॉर्मेशन मैं यूजर्स को बताने के लिए कहा डालता हूं, अदर मैटर पैराग्राफ में। तो क्या ये इन्फॉर्मेशन कहाँ पे जाती होगी? एस से 706 में जाती होगी या नहीं जाती होगी? जाती होगी सर। अगर आप लोगों को ये बात याद नहीं है तो आप लोगों ने मेरा 706 अच्छे से नहीं किया, बात खत्म। ठीक है सर। तो मतलब सर हमें दोबारा करना पड़ेगा? बिल्कुल, अभी जाके। ठीक है सर। चलो जी। सर अब एक छोटी सी स्टोरी और। छोटी सी स्टोरी का मतलब क्या है कि समझो, समझना क्या है सर। अब बताओ, क्वेश्चन आता है सर, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आता है दिमाग में, मतलब ये क्वेश्चन कहीं आता नहीं, ये क्वेश्चन सोचने में आता है। क्या सर? कि ये सर, ये व्हाई स्पेसिफिक कंसिडरेशन इज गिवन टू ऐसे 510, ये ओपनिंग बैलेंसेस को इतनी स्पेसिफिक कंसिडरेशन देने की जरूरत क्या थी कि उसके लिए नीड टू ब्रिंग द सेपरेट एसए, की एक नया एसए ही बनाना पड़ गया? मतलब ऐसा भी तो हो सकता था। ऊपर सर आपने क्या बात करी थी? हम 501 पढ़ के आए हैं, बिल्कुल पढ़ के आए हैं। उसमें क्या स्पेशल आइटम्स की बात करी? बिल्कुल करी। अरे सर, वहां पे क्या आ रहा था? वहां पे इन्वेंट्री आया, लिटिगेशन एंड क्लेम आया। सर तीसरा क्या था? क्या था? क्या था? सर हाँ हाँ हाँ, वो सेगमेंट रिपोर्टिंग आया। चौथे नंबर पे वहीं पे डाल देते ओपनिंग बैलेंसेस। सोचने वाली बात है यार। वहां पे एक स्पेशल आइटम्स को के अंदर 3 की जगह 4 कर देते सर, क्या जरूरत थी अलग से ऐसे बनाने की?
देखो ये वाला क्वेश्चन है तो बहुत रेलेवेंट, और ये रेलेवेंट रहता भी अगर तुम लोगों को, अगर तुम अपने बुक पढ़ोगे तुम्हें ये नहीं मिलेगा जो मैं समझाने वाला हूँ। आओ यहाँ पे नोट्स में देखो क्या कह रहा है कि सर ये इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट इंपैक्ट कैसे करती है ऑडिट को, ये समझो। तो इसकी जरूरत कैसे पड़ी ये भी समझेंगे, ठीक है सर। सर देखो, याद रखना मेरी बात की, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट में सबसे बड़ा जो ऑडिटर के लिए एरिया होता है और जिसकी वजह से ऑडिटर ये देखता है कि उसका कितना एफर्ट लगेगा, कितना टाइम लगेगा, कितना ज्यादा उसको चार्ज करना है, वो जो अमाउंट ऑडिट की डिसाइड होती है, सारे फैक्टर्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर पता है क्या होता है सर, कौन सा होता है, विच इज प्लानिंग। कौन सा फैक्टर होता है सर, प्लानिंग। सर प्लानिंग, क्योंकि इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट करना है, पहली बार मुझे ऑडिट करना है किसी का, तो पहली बार ऑडिट करने में मेरी सबसे ज्यादा क्या लगेगा एफर्ट, मेरा प्लानिंग पे सबसे ज्यादा एफर्ट लगेगा। और प्लानिंग कैसे कौन सा है सर, हमारा एस ए 300 क्या अभी हमने कवर करा है, अभी हमने कवर नहीं करा, क्योंकि बेसिक स्टैंडर्ड है, बस बताता है कि ऑडिटर प्लान करता है ऑडिट को, बहुत छोटी छोटी बातें करता है, उसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो हम यही कर लेंगे, ताकि आपका 300 भी ऐसे खत्म हो जाए साइड से, वैसे कराऊंगा, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी ही खत्म कर दूंगा उसको, सबसे मेन क्वेश्चन, ओके सर। तो सर इसलिए क्या हुआ सर, मेजर एरिया जो होता है इंपैक्ट करता है इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट में, वो होता है सर प्लानिंग का, ये तो हमें समझ आ गया। तो समझो कि सर क्या होती है, जब पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव जो होता है प्लानिंग का, वो क्या रहता है, वो तो कह रहे थे सिंपल सी बात कह रहा है कि जो पर्पस एंड जो ऑब्जेक्टिव रहेगा प्लानिंग का वो हमेशा सेम रहेगा, वेदर द ऑडिट इज अ इनिशियल और रेकरिंग एंगेजमेंट। अगर आप क्या दोबारा ऑडिट करो तो क्या प्लानिंग करोगे ही नहीं, ऐसा नहीं है, उस टाइम पे भी आप प्लानिंग करते हो, जब आप रेकरिंग ऑडिट कर रहे हो तो बिल्कुल। लेकिन क्या आपको प्रीवियस एक्सपीरियंस अगर आपको उस एंटिटी के साथ होगा और आपने उसका ऑडिट किया है, तो क्या वो आपके लिए प्लानिंग थोड़ी सी ईजी हो जाती है, बिल्कुल सर। हमें पता चल जाता है हमारी प्लानिंग में किस किस एरिया में हमें रिवाइज करना पड़ा, कहाँ कहाँ पे अपने प्रोसीजर को रिवाइज करना पड़ा, कहाँ कहाँ पे मटीरियलिटी को चेंज करना पड़ा। तो कुछ ऐसे एरियाज आपकी हेल्प कर देते हैं रेकरिंग में, बट क्या प्लानिंग का काम खत्म हो जाता है रेकरिंग ऑडिट में, ऐसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव प्लानिंग का सेम रहेगा, चाहे आप पहली बार कर रहे हो चाहे आप दूसरी बार कर रहे हो, लेकिन एफर्ट ज्यादा कब लगेगा, जब आप इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट कर रहे होगे, बिल्कुल। हाउएवर, ऑडिटर नीड्स टू एक्सपैंड द प्लानिंग एक्टिविटीज एज एन एडिशनल मैटर। कहीं ना कहीं ऑडिटर को अपनी प्लानिंग एक्टिविटीज को एक्सपैंड करना पड़ता है, किस केस में सर, जब वो क्या करता है, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट के अंदर करता है, जब वो इनिशियली ऑडिट एंगेजमेंट लेता है, जब उसके पास या तो पहली बार आई है या उसका ऑडिट ही पहली बार हो रहा है, उन केसेस के अंदर ऑडिटर को क्या करना पड़ता है, अपनी प्लानिंग एक्टिविटीज को एक्सपेंड करना पड़ता है। और उस एक्सपेंशन में क्या आता है, समझो मैं बता रहा हूँ, इस स्टैंडर्ड के अंदर इंटरलिंकिंग इतनी प्यारी है ना, मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ। अभी 706 ऊपर हम लगा के आ भी चुके हैं, आ चुके हैं कि नहीं है सर, 300 हम लगा रहे हैं, अब और अंदर चलते हैं सर। क्या, तो मैंने क्या बोला, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट के अंदर प्लानिंग हमेशा ज्यादा रहेगी, लाइक क्या 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 एक्स्ट्रा करना पड़ता है। तो सर जैसे ही हमारे पास पहली बार ऑडिट आएगा ना, सबसे पहले हमारे को ध्यान रखना पड़ता है प्लानिंग करते हुए कि मेरे को 220 के स्टैंडर्ड पे मेरा ध्यान जाता है कि हे 220, तूने मुझे बोला था कि मेरे को कोई भी प्लानिंग करनी होगी, कैसी प्लानिंग करनी होगी, मेरे को हमेशा क्वालिटी का ध्यान रखना है, यस और नो यस। तो कहीं ना कहीं मुझे परफॉर्म करने पड़ेंगे प्रोसीजर जो रिक्वायर्ड है, किसके, एस से 220 के हिसाब से, जो हमने क्वालिटी पढ़ा था, क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके उसने जो भी हमें प्रोसीजर्स परफॉर्म करने को बोला था, जिसकी वजह से हमारे ऑडिट की क्वालिटी अच्छी रहेगी। जो याद है मैंने बोला था ईक्यू सीआर को हेल्प करती है, बाहर में अगर किसी को एक्सटर्नल वाले बंदे को चेक करना हो उसको हेल्प करती है, वो सारे रीजंस पढ़े थे, यस और नो पढ़े थे सर। वहां पे हेल्प करेगी रिगार्डिंग द कॉन्टिन्यूस ऑफ द क्लाइंट रिलेशनशिप एंड द स्पेसिफिक ऑडिट एंगेजमेंट। तो कहीं ना कहीं हमारे को सिंपल बात क्या याद रखनी है कि हमारे को 220 वाले जितने भी क्वालिटी कंट्रोल के प्रोसीजर्स थे उनका ध्यान रखना पड़ेगा प्लानिंग करते हुए, जब मैं इनिशियली ध्यान रख रहा हूँ, बिल्कुल। दूसरा, उसी के अंदर 220 के अंदर के 2 पॉइंट आते हैं, उसने हमारे को बहुत अच्छी बात किस पे करता है, सेकंड वाली, एथिकल रिक्वायरमेंट्स। इतना बड़ा एरिया था एथिकल रिक्वायरमेंट्स का, इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी वाला, वो सब पढ़ा, उसको समझ के आए थे पूरा का पूरा। और उसमें एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था क्या, इंडिपेंडेंस। तो वही कह रहा है क्या, इवेल्युएट करना पड़ेगा कि हमें कंप्लायंस करना है किसके साथ, एथिकल रिक्वायरमेंट्स के साथ, इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस एज पर ऐसे 220। हमें इन दो बातों का भी ध्यान रखना है जब हमने कभी भी क्या करना है, ऑडिट करना है किसी नए बंदे के साथ, जैसे ही हम आए होंगे हमें एथिकल रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस का ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है जी। लाइक कम्युनिकेटिंग विद द प्रीडिसेसर ऑडिटर, याद है हमने पढ़ा था कि अगर आपको अच्छा, अगर आप किसी और का ऑडिट ले रहे हो तो प्रीडिसेसर ऑडिटर के साथ कम्युनिकेट करो, उसे बता दो रिव्यू हिज वर्किंग पेपर, अगर आपको रिव्यू करने पड़ रहे हैं उसके वर्किंग पेपर तो भी आप उससे मांग सकते हो और वो भी ले सकते हो। तो कहीं ना कहीं कौन बताता है, 220 का स्टैंडर्ड, 220 ने दो बातें बोली, पहला सारे के सारे प्रोसीजर परफॉर्म कर लेना अपनी क्वालिटी के लिए, दूसरा कि मेरे को क्या करना है, कंप्लायंस करना है एथिकल रिक्वायरमेंट्स के साथ, इंक्लूडिंग क्या, इंडिपेंडेंस, और आपने क्या करना है, कम्युनिकेट करना है प्रीडिसेसर ऑडिटर के साथ। अगर नहीं करा तो ये एथिकली सही नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ना एक क्लॉज आता है, क्लॉज नंबर 8, जिसके अंदर ना प्रोफेशनल एथिक्स अंदर लिखा होता है कि आपको प्रीडिसेसर ऑडिटर के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए। वो एक अच्छी एक्टिविटी होती है, आपको उसे नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना चाहिए कि भाई मेरे को नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दे कि तेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, ये ऑडिट मेरे पास अब तेरा आ गया है, अगर तेरे को इशू है या कोई भी इशू ऐसा कि तेरी फीस वगैरह नहीं दी तो मुझे तू बता दे। इसलिए हम क्या करते हैं, उससे कम्युनिकेट करते हैं। ये हमें कहाँ बताया जाता है, ये हमें प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर कोड में बताया जाता है। क्या क्लियर है मेरी बात सर, क्लियर है। और वो कह रहा है तीसरा, प्लानिंग करते हुए ध्यान रखना कोई भी ऐसा मेजर एरिया, कोई भी ऐसा मेजर इशू जिसके अंदर बड़े बड़े इशू कौन से हो सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां से शुरू हो रहा है जो 500 के रिलेट करे, क्या, इंक्लूडिंग एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, बोल रहा है कि भाई अकाउंटिंग पॉलिसीज को सही तरीके से, अकाउंटिंग पॉलिसी का काम क्या होता है, सही तरीके से क्या होना,
सही तरीके से याद करो जल्दी से, क्या होता है जो मैंने लाइन बताता था हमेशा लगती ही है कि सर अकाउंटिंग पॉलिसीज एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी होनी चाहिए और सही तरीके से कंसिस्टेंटली अप्लाई होनी चाहिए। बात है ये दो बातें, एप्रोप्रिएट एंड कंसिस्टेंट, बस यही वाली बात यहाँ पे कह रहा है क्या कि एप्रोप्रिएट एंड कंसिस्टेंट है, ये चेक कर लेना एक बारी। एंड कोई भी ऑडिटिंग या रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड को तुम्हें कोई भी लगता है, जहां पे भी कोई भी मेजर इश्यूज लगता है जो वो कम्युनिकेट करना तुमने किसके साथ, सर मैनेजमेंट के साथ या टीसीडब्ल्यूजी के साथ, वो सारे एरियाज को भी तुम्हें अपनी प्लानिंग के टाइम पे क्या करना पड़ता है, इंक्लूड करना पड़ता है। इम्पैक्ट ओवरऑल प्लान एंड स्ट्रेटजी, क्योंकि ये सारी बातें क्या इंपैक्ट करती हैं आपका ओवरऑल प्लान या स्ट्रेटजी को। याद है हमने किसके अंदर 450 के अंदर बात करी थी, किसकी सर, कभी कभी ऑडिटर अपनी मटेरियलिटी के बेसिस पे ये देखते हैं क्या मुझे वापस रिवाइज जाके अपना ऑडिट प्लान रिवाइज तो नहीं करना पड़ेगा, याद है। तो ऐसे वाले एरियाज को कहीं ना कहीं वो मेजर इश्यूज जहां पे भी आपको लगता है कि आपकी कहीं ना कहीं क्या कर सकता है, आपकी ओवरऑल प्लान या स्ट्रेटेजी को आपको क्या करना पड़ सकता है, चेंज करना पड़ सकता है या इंपैक्ट कर सकता है। ये सारी बातें आपको कहाँ ध्यान रखनी पड़ती हैं जब आप SA 300 में प्लानिंग कर रहे होते हो। तो सर इतना कुछ प्लानिंग के टाइम सोचना पड़ता है, बिल्कुल। जब आप इतना टाइम सोचते हो और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या सोचते हो कि एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, उस अकाउंटिंग पॉलिसीज में क्या चीज आती है कि अकाउंटिंग पॉलिसीज आपको कंसिस्टेंटली अप्लाई करनी है, मतलब जो पिछले साल था उसे इस साल लाना पड़ेगा। जब आप किसी चीज को पिछले साल को इस साल लाते हो उसके अंदर क्या आ जाता है, उसके अंदर अकाउंटिंग पॉलिसीज के अंदर ओपनिंग बैलेंसेस भी आ जाते हैं कि कहीं ना कहीं जो पिछले साल के बैलेंसेस है वो भी क्या करने पड़ेंगे, वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड करने पड़ेंगे जिस तरीके से आपने पिछले साल करे थे। तो क्या करना पड़ता है, ऑडिट प्रोसीजर नेसेसरी होने चाहिए टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, अब उसके लिए ऑडिटर को क्या चाहिए भाई, ओपनिंग बैलेंसेस के लिए ऑडिटर को कहीं ना कहीं सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस चाहिए। सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेने के लिए ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, ऑडिट प्रोसीजर लगाना पड़ेगा, यस और नो। अब वो ऑडिट प्रोसीजर लिखा कहाँ है जी, बता दो जरा, बता दो बता दो। तुमने तो बोल दिया काउंटिंग पॉलिसीज को पिछले साल को कंसिस्टेंटली फॉलो करके अगले साल ले आओ, मतलब पिछले साल के जो भी बैलेंसेस है किसके, ए अकाउंटिंग बैलेंसेस के, कहीं ना कहीं एपीसीडी जो बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं जिसके भी अकाउंटिंग बैलेंसेस वगैरह होंगे उसको तुम उठा के अगले साल में ले तो आओगे, लेकिन वो सही लाए हो या नहीं लाए हो उसके लिए सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस चाहिए। क्योंकि अगर पिछले साल की फिगर ही गलत है, लेट से अगर इन्वेंट्री की मैं बात करूं, इन्वेंट्री पिछले साल 1 लाख आ रही थी और एक्चुअली में मेरी बुक्स में जो आपने डाला उसमें आपने सीधा 1,20,000 डाल दिया। तो अब वो जो 20,000 का डिफरेंस है मुझे कैसे पता वो 1,20,000 एक्चुअली में, मेरे को क्या पता पिछले साल क्लोजिंग बैलेंस अगले साल को ओपनिंग बनेगा या नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस ठीक था या नहीं था, ये वाली चीज की कंफर्मेशन इस चीज के ऊपर मुझे क्या चाहिए, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस चाहिए, उसके लिए मुझे प्रोसीजर चाहिए। अगर तो प्रोसीजर नहीं दोगे तो फिर मैं चेक ही नहीं कर पाऊंगा, और अगर मैंने ओपनिंग बैलेंसेस सही तरीके से नहीं लिए तो मेरी बैलेंस शीट कभी भी सही बन ही नहीं सकती है। तो इसी चक्कर में हमें क्या चाहिए था, ऑडिट प्रोसीजर चाहिए था, जिसके लिए हमने मदद मांगी है 500, क्या तू हमारी मदद कर सकता है, तो उसने बोला नहीं मैं तुम्हारी मदद अपने वाले बेसिक्स के ऑडिट प्रोसीजर से तो नहीं कर पाऊंगा, इंस्पेक्शन वगैरह से, तुम्हें इसके लिए स्पेसिफिकली क्या करना पड़ेगा, एक्चुअल में तुमको क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं तुम्हारे को एक अलग से स्टैंडर्ड दे देता हूँ जिसमें जाके तुम क्या कर सकते हो, उसका ऑडिट प्रोसीजर लगा सकते हो। क्योंकि किसके वजह था, क्योंकि पिछले साल की फिगर्स को अगले साल के चेक करने के लिए था, इसलिए हमने इसको स्पेशल आइटम्स में नहीं डाला, क्योंकि वो पर्टिकुलर किसके ऊपर था, वो पर्टिकुलर उन एरियाज के ऊपर था, जैसे इन्वेंट्री को कैसे चेक करेंगे, लॉ लिटिगेशन एंड क्लेम को कैसे चेक करेंगे, लेकिन ओपनिंग बैलेंसेस इज फॉर एवरी एवरी फिगर, जितने भी अकाउंट बैलेंसेस है सबका ओपनिंग बैलेंस। तो कहीं ना कहीं ये कैरेक्टरिस्टिक है, इसलिए इसको हमें क्या करना पड़ा, नेक्स्ट स्टैंडर्ड में लेके आना पड़ा। क्या तुम लोगों को मेरी बात थोड़ी सी भी पल्ले पड़ी, सर पड़ गई है, मतलब समझ तो आ रहा है कि इसको कहीं रिलेट नहीं कर पा रहे थे इसलिए इसको अलग स्टैंडर्ड की इंपॉर्टेंस मिली, बिल्कुल सर। इसलिए SA 300 प्लानिंग करता है इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट की, जिसके अंदर 510 की क्या पड़ती है हमारे को, रिक्वायरमेंट पड़ती है, और 510 की रिक्वायरमेंट वहां से अराइज हुई थी, इस वजह से 500 ने हमें 510 ला के दिया कि मैं तुम्हारी जब भी तुम्हारे को हेल्पिंग की जरूरत होगी 500 का स्टैंडर्ड पिक्चर में आएगा। क्या मेरी बात आप लोगों को क्लियर है सर, क्लियर है। ये तो हमारा हो गया सर बेसिक फाउंडेशन इस स्टैंडर्ड का रेडी। अब हम खत्म करते हैं स्टैंडर्ड को, जल्दी से आ जाओ। क्या सर, सर देखो कुछ कुछ क्वेश्चन है छोटे मोटे से, जल्दी से खत्म करते हैं। सर ऑब्जेक्टिव क्या होता है ऑडिटर का विद रिस्पेक्ट टू द ओपनिंग बैलेंसेस। अब आता है कि सर स्टैंडर्ड शुरू हो गया, हमें पता चल गया 510 तो लगाना पड़ेगा, 510 अपने आप में स्टैंडर्ड है। अब बता दो इसका ऑब्जेक्टिव। सर इसका ऑब्जेक्टिव क्या, सिंपल सी बात है, ओपनिंग बैलेंसेस कंटेन में स्टेटमेंट दैट मटेरियली इफेक्ट द करंट पीरियड फाइनेंशियल। तो मेरा सिंपल सा मतलब है भाई मेरा क्या, कि अगर पिछले साल की जो क्लोजिंग फिगर्स थी जो मेरी ओपनिंग बनने वाली है उसके अंदर अगर कोई भी मिसस्टेटमेंट है जो मटेरियल हो सकती है वो मेरे करंट पीरियड को खराब कर सकती है, तो मुझे इसका क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्टिव मेरा सिंपल क्या है कि क्या कोई ओपनिंग बैलेंस ऐसा है जो मिसस्टेटमेंट करता है जो मटेरियली इफेक्ट कर सकती है किसको, मेरी करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। एंड जो दूसरी बात क्या, वही अकाउंटिंग पॉलिसी यार, कि अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज होनी चाहिए कि जो कंसिस्टेंटली अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही। अगर कोई चेंज आता है, कोई भी चेंज किया आपने अकाउंटिंग पॉलिसी पिछले साल से इस साल के अंदर, तो उसे सही तरीके से क्या कर लिया हो, अकाउंट प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज कर लिया हो एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। सिंपल सी बात है, यही बोलते हैं हमेशा, यही बोलते हैं सर। चलो दो ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, जो ऑब्जेक्टिव सर पहले नंबर पे, अगर ओपनिंग बैलेंसेस के अंदर कोई भी मिसस्टेटमेंट है जो मटेरियल हो सकती है जो मेरी करंट ईयर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट कर सकती है, एंड जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज है आपने उसको अप्रोप्रिएटली एंड कंसिस्टेंटली अप्लाई कर रखा है, अगर उसके अंदर कोई चेंज आया है तो वो चेंज आपने सही तरीके से अकाउंट फॉर प्रेजेंट एंड डिस्क्लोज कर दिया एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। क्या मेरी बात खत्म खत्म सर। चलो
सर, अब आता है टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। अब इस ऑब्जेक्टिव को अगर मुझे अचीव करना है तो ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा? अच्छा सा डिजाइन एंड परफॉर्म करना पड़ेगा। क्या? एक ऑडिट प्रोसीजर, सिंपल सी बात है। हर किसी स्टैंडर्ड के अंदर एक चीज क्या आती है निकल के? सुंदर सा ऑडिट प्रोसीजर। लेकिन जब भी कोई ऑडिट प्रोसीजर आता है, वो ऑडिट प्रोसीजर कैसा होना चाहिए, उससे पहले क्या समझना पड़ता है कि वो किन मैटर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब कोई ऑडिट प्रोसीजर आप बनाओगे, वो किसी बेसिस पे तो बनाओगे ना। तो क्वेश्चन क्या आता है सर कि बट बिफोर डिजाइनिंग, क्या हमने सबके अंदर ये चीज पढ़ी है सर? अगर आप कहीं भी स्टैंडर्ड में जाओगे तो आपको दिखेगा कोई ना कोई फैक्टर या मैटर पूछ रहा है, जिसके बेसिस पे नेचर या टाइम और एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर डिसाइड किया जाता है। वो यहाँ पूछेगा सर, before designing or performing the audit procedure, auditor should examine the matters to determine the nature and extent of the audit procedure. As simple as that। ये देखो सिंपल सी बात होती है। कोई भी ऑडिट प्रोसीजर अगर आपने बनाना है तो उस ऑडिट प्रोसीजर से पहले उस ऑडिट प्रोसीजर को कैसा बनाना है, कितना बनाना है, किस नेचर का बनाना है, कितना कुछ बनाना है, कितना बड़ा बनाना है, ये सब डिपेंड करता है कि नेचर एंड एक्सटेंट क्या होना चाहिए उसके ऊपर। तो पहले मैटर समझेंगे, जिस जिस मैटर को ध्यान में रखते हुए इस ऑडिट प्रोसीजर को डिजाइन किया जाएगा, ताकि हम कुछ छोड़ ना दें। तो सर आइए पहले बात करते हैं क्या, उन मैटर्स की जिसके बेसिस पे नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर क्या क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है सर, बताओ। पहले नंबर पे सर, पहले नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट तो इसके अंदर ओपनिंग बैलेंसेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एक नाम आता है सर, अकाउंटिंग पॉलिसी। तो सिंपल सी बात है सर, अकाउंटिंग पॉलिसी इज फॉलोड बाय द एंटिटी। आपको सबसे पहले अपना प्रोसीजर ऐसा बनाना है जो आपको अकाउंटिंग पॉलिसी एंटिटी फॉलो कर रही है, कि वो सही तरीके से अप्लाई होनी चाहिए। आपने लिखना है आगे, सही तरीके से अप्लाई होनी चाहिए और कंसिस्टेंटली अप्लाई हो रही क्या होनी चाहिए कि जो हमारी अप्रोप्रिएट होनी चाहिए और सही तरीके से कंसिस्टेंटली अप्लाई होनी चाहिए। एंड अगर कोई चेंज आता है तो उसे एपीडी कर दिया हो, मतलब सही तरीके से अकाउंट फॉर प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज कर दिया हो। इसके बेसिस पे आपका क्या डिपेंड करता है? इसके बेसिस पे आपका ऑडिट प्रोसीजर डिपेंड करेगा। क्या मेरी बात क्लियर है सर? क्लियर है। दूसरा सर, अगर हमने नेचर को डिसाइड करना है कि नेचर क्या रहेगा ऑडिट प्रोसीजर का, तो नेचर डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ द एपीसीडी। अगर उसके अकाउंट बैलेंसेस, उसके अंदर उसकी प्रेजेंटेशन, उसका डिस्क्लोजर, मतलब टीबीडी मैंने लिखा हुआ है, चाहे आप इसको टीबीडी बोल लो, कि क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन बैलेंसेस और डिस्क्लोजर, इसके ऊपर तो उनकी जैसी नेचर होगी वैसा ही ऑडिट प्रोसीजर आपको क्या करना पड़ेगा? डिजाइन करना पड़ेगा। और अगर बात करें एक्सटेंट की, तो जितना रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट अगर आपको लगता है इन द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके बेसिस पे उतना एक्सटेंट ज्यादा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, तो बड़ा क्या करना पड़ेगा? ऑडिट प्रोसीजर भी ज्यादा करना पड़ेगा। क्या मेरी बात क्लियर है सर? क्लियर है। दोबारा से आते हैं सर, क्वेश्चन ये है, हमने ऑब्जेक्टिव समझ लिया, अब ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए चाहिए था ऑडिट प्रोसीजर। लेकिन जो डिजाइन एंड परफॉर्म करना ऑडिट प्रोसीजर, उससे पहले चाहिए कि किसकी किस नेचर एंड क्या नेचर एंड एक्सटेंट होना चाहिए, जिसके बेसिस पे हम अपना ऑडिट प्रोसीजर को डिटरमाइन करें। बिल्कुल सर। तो वो मैटर कौन कौन से हो सकते हैं? पहले नंबर पे सर, पहले नंबर पे तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है अकाउंटिंग पॉलिसी। तो देखना है सही तरीके से वो ए एंड एपी हो रही हो, ए और सी हो रही हो, और उसके बेसिस पे अगर वो चेंज आ रहा है तो वो एपीडी हो रहा हो। क्या मेरी बात क्लियर है सर? क्लियर है। सेकंड नंबर पे सर क्या आ जाता है? सेकंड नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आती है कि आपकी नेचर डिपेंड करती है कि नेचर ऑफ अकाउंट बैलेंसेस क्या है, नेचर ऑफ प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर वगैरह क्या है। और दूसरा आपका एक्सटेंट डिपेंड करता है कि रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट कितनी दिख रही है, किसके अंदर सर? करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्रायर पीरियड की बात नहीं करेंगे हम इसमें। यस और नो? यस सर। और लास्ट में जो अकाउंटिंग पॉलिसी आ गया, तो ओपनिंग बैलेंसेस भी तो आएगा ही ना। तो सिग्निफिकेंस ऑफ द अकाउंटिंग बैलेंसेस रिलेटेड टू द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ओपनिंग बैलेंसेस की सिग्निफिकेंस कितनी बड़ी है, और अकाउंटिंग पॉलिसी, जो दो ऑब्जेक्टिव में पॉइंट थे वो दोनों ऑब्जेक्टिव में पॉइंट तो यहाँ पे बनते ही बनते हैं। अरे ऑडिट प्रोसीजर ही तो उसके ऊपर बनाना है, तो सर अकाउंटिंग पॉलिसीज का पॉइंट सेम लिख देंगे, सिग्निफिकेंस कितनी है ओपनिंग बैलेंसेस की सेम लिख देंगे। तीसरा वाला पॉइंट कौन सा पढ़ा हमने? बीच वाला, नेचर नेचर पे डिपेंड करती है। और दूसरे नंबर पे क्या पढ़ा हमने? एक्सटेंट डिपेंड करता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के अंदर। क्या ये तीन पॉइंट क्लियर है? मेन ये तीन पॉइंट आपको याद रखना। जो चौथा पॉइंट है, इसको यहाँ पे सिर्फ पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका रेलेवेंस मैं बाद में समझाऊंगा। क्या? ये भी डिपेंड करता है आपका, जो आपने जो अपना क्या करना है, नेचर एंड एक्सटेंट डिसाइड करना है कि जो प्रायर पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, क्या वो ऑडिटेड थी या नहीं थी। और अगर ऑडिटेड नहीं थी तब तो कोई ठीक ही नहीं है, तो आपको जो करना है आपको खुद ही करना है। लेकिन अगर वो ऑडिटेड थी, तो जो प्रीडिसेसर ऑडिटर था उसका क्या ओपिनियन मॉडिफाइड तो नहीं था, मतलब पिछले साल वाले ऑडिटर ने जो उस वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ओपिनियन दिया था, कहीं वो क्वालिफाइड एडवर्स या डिस्क्लेमर तो नहीं था। अनमॉडिफाइड था तो ठीक है, अगर वो मॉडिफाइड था तो भी मुझे सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा? इसके बारे में थोड़ा बाद में आएंगे। सर पहले सर चार पॉइंट याद हो गया आपको, किसके बेसिस पे मेरा नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर क्या करता है, डिपेंड करता है। फोर क्लियर? यस सर। चलो आगे। सर याद कैसे रखना है सर? एक सिंपल सी बात है, ओपनिंग बैलेंसेस में सिग्निफिकेंस ऑफ द ओपनिंग बैलेंसेस, अकाउंटिंग पॉलिसीज में वही सारा का सारा पॉइंट। उसके बाद तीसरा वाला पॉइंट आ जाता है, नेचर किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ द टीबीडी, और एक्सटेंट किस पे डिपेंड करता है, रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट। भाई यहाँ से तो याद हो जाएंगे। चौथा वाला पॉइंट है, क्या पिछले साल की ऑडिट जो रिपोर्ट हुई थी वो ऑडिटेड हुई थी या नहीं हुई थी। अगर ऑडिटेड हुई थी तो उसका ओपिनियन मॉडिफाइड था या नहीं था। क्या मेरी बात डन है? डन है सर। सर इस क्यों? क्योंकि देखो तुम पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ओपनिंग बैलेंस लेके आ रहे हो, तो कहीं ना कहीं पिछले साल की रिपोर्ट क्या थी उसको डिपेंड करता है ना। वो बताएगा मुझे कहीं ना कहीं पिछले साल के बहुत ही ज्यादा मटेरियल मिसस्टेटेड थी, तो कहीं ना कहीं फिर मेरे ओपनिंग बैलेंसेस भी क्या हो सकते हैं? मटेरियली मिसस्टेटेड हो सकते हैं। यस और नो? यस सर। चलो सर, तो ऑडिट प्रोसीजर बता दो सर आप, टू एग्जामिन द ओपनिंग बैलेंसेस। अब हमने समझ लिया किसके ऊपर मेरा ऑडिट प्रोसीजर डिपेंड करता है, तो ऑडिट प्रोसीजर भी समझ जाते हैं क्या होता है। तो
क्या कहता है? द ऑडिटर शैल रीड द मोस्ट रीसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफ एनी एंड द प्रीडिसेसर ऑडिटर्स रिपोर्ट फॉर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द ओपनिंग बैलेंसेस इंक्लूडिंग डिस्क्लोजर। तो सर, पहली बात तो ये बता दो कि ऑडिटर को ओपनिंग बैलेंसेस के लिए हमने प्रोसीजर बनाना है, तो ओपनिंग बैलेंसेस की इन्फॉर्मेशन ऑडिटर को मिलेगी कहाँ से? अरे भाई, ओपनिंग बैलेंसेस तो पिछले साल की फिगर से ही निकल के आ सकते हैं, मतलब पिछले साल का क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग। तो पिछले साल के बारे में अगर ऑडिटर को जानना होगा तो ऑडिटर क्या करेगा? पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो सबसे क्लोज वाली होगी उसको चेक करेगा, और जो उसके ऊपर ऑडिटर ने जो भी, अगर उसका ऑडिटर था, अगर तो उसका ऑडिटर ही नहीं था तो बात ही खत्म हो जाती है। अगर उसका ऑडिटर था तो उसने क्या रिपोर्ट दी है वो चेक कर लेगा। तो क्या बोल रहा है कि भाई सबसे पहले वो रीड करेगा मोस्ट रीसेंट, मतलब अगर उसको पिछले साल ऑडिट होगा तो वो बोली, उससे पिछले साल हुआ होगा तो वो बोली, जब भी वो आ रही थी लेटेस्ट ऑडिट के लिए अंदर, तो उसको चेक कर लेगा। एंड जो प्रीडिसेसर की ऑडिटर रिपोर्ट थी उसके अंदर से क्या ले लेगा? वो इन्फॉर्मेशन ले लेगा जिसमें उसे ओपनिंग बैलेंसेस के रिगार्डिंग सब कुछ पता चल जाएगा। पहला तो ये हो गया। फिर ऑडिटर को ऑब्टेन क्या करना है सर? सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस चाहिए। क्या? कि कोई भी ओपनिंग बैलेंसेस क्या कंटेन करते हैं? मिस स्टेटमेंट कंटेन करते हैं जो मटेरियली क्या अफेक्ट कर सकता है मेरी करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। तो कैसे करेगा? बाय। तो कैसे करेगा सर? यही वाला पॉइंट था ऑब्जेक्टिव अचीव करने का। बिल्कुल सर। तो पहले नंबर पे तो हमने ये जाना कि हमें मोस्ट रीसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़नी पड़ेगी और हमें पिछले साल के ऑडिटर की रिपोर्ट चाहिए जिसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी ओपनिंग बैलेंसेस को लेके। अब ये जानना कि क्या उस ओपनिंग बैलेंस में कोई भी ऐसी मटेरियल में स्टेटमेंट थी जो मेरे करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर क्या कर सकती है? इंपैक्ट कर सकती है। उसको करने के लिए मैं क्या करता हूँ? डिटरमाइन करता हूँ क्या? कि जो मेरा प्रायर पीरियड था उसके क्लोजिंग बैलेंसेस क्या मैंने उसे सही तरीके से क्या कर लिया? इसका प्रोसीजर सिंपल है बिल्कुल। क्या? पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंसेस को क्या आपने सही तरीके से कैरी फॉरवर्ड किया या नहीं किया? मतलब अगर पिछले साल इन्वेंट्री का बैलेंस क्या दिख रहा था क्लोजिंग? 1 लाख, तो अगले साल का ओपनिंग भी क्या होना चाहिए सर? 1 लाख होना चाहिए। तो उसे सर सही तरीके से क्या ना करना चाहिए सर? करेक्टली क्या करना चाहिए सर? करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड करना चाहिए। क्या मेरा पॉइंट क्लियर है? यस सर। उसके बाद टू करंट ईयर, तो कहीं न कहीं पिछले साल का आप सही साल करंट ईयर में लेके आए हो या नहीं लाए हो, और अगर कोई भी एडजस्टमेंट्स हुई हैं तो वो डिस्क्लोज़ हो जानी चाहिए इन द करंट ईयर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो अगर आपने बाय चांस कोई भी एडजस्टमेंट वगैरह करी है, अगर उसके बाद में क्लोजिंग बैलेंस स्टॉक के बाद में, तो उन एडजस्टमेंट्स का इंपैक्ट मेरे करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिख जाना चाहिए। मतलब अगर आपने कुछ बाद में प्लस या माइनस करा है तो कहीं न कहीं अगर क्लोजिंग स्टॉक हिला होगा तो आपका पीएनएल भी हिला ही होगा ना? बिल्कुल सर। तो कहीं न कहीं उसका इंपैक्ट मेरे करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पीएनएल में क्या कर देना चाहिए? दिख जाना चाहिए। तो सर सिंपल सी बात क्या बोलनी है कि पिछले साल का क्या क्लोजिंग बैलेंस तुमने सही अगले साल के सही तरीके से कैरी फॉरवर्ड किया या नहीं किया? एंड अगर उसके में कोई एडजस्टमेंट वगैरह हुई है तो वो क्या उसका इंपैक्ट मेरे करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेट पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस सिंपली, तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर क्या हो जाना चाहिए? डिस्क्लोज हो जाना चाहिए। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। और डिटरमाइन करना है वेदर द ओपनिंग बैलेंसेस रिफ्लेक्ट द एप्लीकेशन ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसीज। और सिंपल सी बात है, ओपनिंग बैलेंसेस जहां जहां आएगा वहां वहां वो अपनी अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज को साथ में ले आएगा। तो कहीं ना कहीं आपको ये भी देखना है कि ओपनिंग बैलेंसेस में प्रॉपर तरीके से क्या हो रही हो? रिफ्लेक्ट अकाउंटिंग पॉलिसीज भी रिफ्लेक्ट हो रही हो, जो भी वो किसी तरीके से अप्रोप्रिएट और कंसिस्टेंटली उसे अप्लाई कर रहे हैं। चलो जी, यहां तक क्लियर करते हैं जल्दी से। सर, जैसी ऑडिट प्रोसीजर की बात आती है, सबसे पहले मैं ये लिखूँगा कि ऑडिटर को ऑडिट प्रोसीजर लगाने से पहले सबसे पहले मोस्ट रीसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख लेना चाहिए और पिछले साल की ऑडिटर की रिपोर्ट को देख लेना चाहिए, अगर उसका ऑडिट हुआ है, जिससे उसे ओपनिंग बैलेंसेस के बारे में एक फेयर आइडिया लग जाएगा। दूसरे नंबर पे क्या पॉइंट आता है सर, अगर ऑडिटर को फिर क्या करना होता है, ऑडिटर को सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस किस लिए चाहिए होते हैं? ताकि वो ये देख सके कि कोई भी ओपनिंग बैलेंसेस के अंदर कोई भी ऐसी मिसस्टेटमेंट थी, जो मटेरियल थी, जो मेरी करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या कर सकती है सर? इंपैक्ट कर सकती है। उसके लिए वो क्या करेगा? उसके लिए सर वो सिंपल सी बात है, वो ये चेक करेगा जो पिछले साल के ओपनिंग बैलेंसेस थे, क्या आपने उसे सही तरीके से कैरी फॉरवर्ड किया या नहीं किया? एंड अगर आपने कैरी फॉरवर्ड करने से पहले कोई एडजस्टमेंट वगैरह करी है उसके अंदर, तो उसका इंपैक्ट डिस्क्लोज हो जाना चाहिए मेरे करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। ठीक है सर। और उसके बाद वो क्या करता है, वो डिटरमाइन करता है कि ओपनिंग बैलेंसेस सही तरीके से क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हो, अकाउंटिंग पॉलिसीज जो भी अप्लाई हुई है उसको रिफ्लेक्ट भी कर रहे हो। ठीक है। अब सर ऑडिटर को जो ये ऊपर चेक करना है, देखो ये वाला पॉइंट है नंबर 1, ये वाला पॉइंट है नंबर 2। ठीक है। अब आता है नंबर 3। नंबर 3 क्या बोलता है कि जब आपको ये ऊपर वाला चेक करना है कि सही तरीके से कैरी फॉरवर्ड हुआ या नहीं हुआ, ओपनिंग बैलेंस सही तरीके से अकाउंटिंग पॉलिसीज वगैरह दिखा रही है या नहीं दिखा रही, तो ऑडिटर को परफॉर्म करने पड़ते हैं वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर। तो ये इसके प्रोसीजर के अंदर एक और प्रोसीजर चल रहा है, मतलब पहले से 2 पॉइंट आए अब तक, प्रायर पीरियड कैरी फॉरवर्ड और ब्रॉड फॉरवर्ड वाला, दूसरा वाला अकाउंटिंग पॉलिसीज वाला। उसके बाद आता है कि इसको परफॉर्म करने के लिए ऑडिटर को परफॉर्म करने पड़ते हैं वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग। क्या? उसे सबसे पहले देखना पड़ता है कि भाई पहले तो ये बता, प्रायर पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड थी या नहीं थी। तो अगर वो प्रायर पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड थी, कि हाँ भाई पिछले साल ऑडिट हुआ था उसका, अगर ऑडिट हुआ था तो सिंपल सी बात है, कुछ मत कर, कॉपी ऑफ द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ले ले और उसके बेसिस पे चेक कर ले। पिछले साल की कॉपी तेरे को मिल जाएगी। वो 2024 मान लो 2025 है, 2024 में ऑडिट हुआ था, हाँ हुआ था। 24 में मेरे को बता, डेटर का क्लोजिंग बैलेंस क्या आ रहा था? 2 लाख। इधर ओपनिंग में चेक करके आ रहा है 2 लाख, मैच हो गया, चल खत्म कर, कुछ नहीं करना। और सिंपल सी बात है, ये तो करना था। और अगर सही अकाउंटिंग पॉलिसी कैसे पता चलेगा? जो पिछले साल चल रहा था वही कंसिस्टेंटली अप्लाई हो रहा है, कुछ चेंज
चेंज ही नहीं करा, कोई मेथड चेंज नहीं करा, कुछ नहीं चेंज करा, तो बहुत बढ़िया। तो सिंपल बात है, अगर तो चेक कर क्या पिछले साल ऑडिट हुआ है तो ये सिंपल से क्या कर ले, परस्यू कर ले क्या कॉपीज को पिछले साल की, और उसके बेसिस पे रेलेवेंट फिगर्स को चेक कर लो। फिर अदरवाइज इवेल्युएट कर वेदर द करंट ईयर ऑडिट प्रोसीजर्स प्रोवाइड द एविडेंस रेलेवेंट टू द ओपनिंग बैलेंसेस। अगर तुम्हारे को पिछले साल का ऑडिट नहीं हुआ तो सिंपल तो कुछ नहीं कर सकता, पिछले साल का तो तू नहीं कर सकता, तो सिंपल सी बात है, अगर पिछले साल का कुछ नहीं कर सकता तो अभी का करंट ईयर का क्या कर ले, करंट ईयर का ऑडिट प्रोसीजर लगा के ये चेक कर ले कि जो भी तेरे पास एविडेंस आए ओपनिंग बैलेंसेस के वो तेरे को सही मिल गए और रेलेवेंट होने चाहिए। और इफ करंट ईयर फिगर्स आर करेक्ट मींस ओपनिंग बैलेंसेस आर करेक्ट एज वेल। मतलब अगर तो सिंपल सी बात है, अगर करंट ईयर की जो तेरी फिगर आई है डेटर की, अगर वो प्रॉपर तरीके से करेक्ट आई है, इसका मतलब जो अगर वो करेक्ट ही आई है तो इसका मतलब उसके अंदर जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो भी सही होगा। अगर ओपनिंग बैलेंस गलत होता तो फिगर करेक्ट हो ही नहीं सकती थी। तो सिंपल सी बात कह रहा है, अगर तो पिछले साल का ऑडिटर ऑडिट हुआ है तो उसके बेसिस पे उसकी कॉपीज ले लो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, और उसके बेसिस पे चेक कर लो, मैच कर लो दोनों को। अगर नहीं हुआ है तो करंट पीरियड के अंदर आप क्या कर लो, अपने अपने प्रॉपर अपना प्रोसीजर लगा के फिगर्स को चेक कर लो, उसी में आपको ओपनिंग बैलेंस भी कवर हो जाएगा। और थर्ड कह रहा है, अगर ऊपर वाले प्रोसीजर के साथ में आप स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर भी ऑब्टेन कर सकते हो, किसके लिए, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेने के लिए ओपनिंग बैलेंस। आपसे स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर कौन से परफॉर्म कर सकते हो ये भी बता देता हूं, आ जाओ। अगर तो ओपनिंग बैलेंसेस में मिसस्टेटमेंट आपको लगती है हुई है, अगर तो ओपनिंग बैलेंसेस के अंदर आपको लगता है मिसस्टेटमेंट है भाई, कहीं ना कहीं मिसस्टेटमेंट नजर आ रही है जो मटेरियल है करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, तो आपको परफॉर्म क्या करना पड़ेगा सर, हमें हर किसी के अंदर नए नए 500 ना हमेशा आपको ये फालतू की चीजें सिखा रहा है, एडिशनल अदर ऑल्टरनेट, क्या मैंने बताई थी ये सर, ये फालतू नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ऐसे मत बोलो, तुम्हें बोलना है मुझे ये कमेंट में, ठीक है सर। तो क्या करना पड़ेगा आपको, जैसे ही आपको लगता है कि हाँ यार ओपनिंग बैलेंसेस की फिगर में मटेरियली मिसस्टेटमेंट नजर आ रही है जो मेरे करंट पीरियड को पेपर इंपैक्ट कर सकती है, तो आपको उसे एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर लगाना पड़ेगा, तो डिटरमाइन करने के लिए क्या उसका इफेक्ट आ रहा है करंट पीरियड के अंदर। और अगर ऑडिटर कंक्लूड करता है कि मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट इन द करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और तो कम्युनिकेट करेगा मटेरियल मिसस्टेटमेंट विद एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मतलब सिंपल सी बात है, अगर तो ऑडिटर को लगता है कि आगे मटेरियल मिसस्टेटमेंट आ रही है और कंक्लूड करता है कि आगे मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है इन द करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, तो उसे कम्युनिकेट भी करना पड़ेगा। किसको सर, किसको कम्युनिकेट करेगा, कम्युनिकेट किसको करता है हमेशा, टीसीडब्ल्यूजी को। लेकिन ध्यान रखना वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स की बात कर रहा है, जब मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स कम्युनिकेट करनी होती है तो 260 नहीं लगता। 260 में क्या लगता है, कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन ऑफ मैटर्स विद टीसीडब्ल्यूजी, उसमें वो मैटर्स होते हैं, मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स कम्युनिकेट नहीं करते हो। मटेरियल मिसस्टेटमेंट का वर्ड कहाँ से आया था सर, 450 से आया था, अच्छे से याद है। तो यहाँ पे भी स्टैंडर्ड कौन सा अप्लाई होगा, 450 अप्लाई होगा। ये गलती मत कर देना, मार्क कर लो प्लीज अच्छे से इस बात को कि सर 450 आता है मटेरियल मिसस्टेटमेंट कम्युनिकेट करने के लिए, और कम्युनिकेशन ऑफ मैटर्स विद टीसीडब्ल्यूजी ऐसा कुछ, तो वो सारे मैटर्स होते हैं, उसमें मटेरियल है या नहीं है मैटर, वो 260 नहीं बताता, वो कौन बताता है, 450। तो जब भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट कम्युनिकेट करने की बात आएगी 450 लिख के आना है, गलती से भी 260 मत लिखाना, ठीक है सर। तो सिंपल सी बात क्या बोली, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर के आपके पास अगर आपको मिसस्टेटमेंट मिलते तो क्या कर सकते हो, या तो एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर को परफॉर्म करके देखना पड़ेगा, डिटरमाइन करने के लिए उसका इफेक्ट क्या आ रहा है, और दूसरा वो सारे के सारे मैटर जहां पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट आ रही है वो कम्युनिकेट भी करनी पड़ेंगे आपको, किसके साथ, टीसीडब्ल्यूजी के साथ, ठीक है सर। सर अब क्वेश्चन आता है, व्हाट एंड हाउ एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर विल बी परफॉर्म्ड बाय द ऑडिटर। सर अब आपने बता तो दिया एडिशनल करो, बट एडिशनल में करोगे क्या। तो देखो एडिशनल में करने के लिए जो इन्होंने कहानी लिखी है ना, वो सिंपल सी बात, स्पेसिफिक टू द इन्वेंट्री लिखा हुआ है। मतलब इन्होंने बोला कि अगर आप इन्वेंट्री को मान लो, अगर आपके पास कोई इन्वेंट्री है और इन्वेंट्री को चेक करते हुए आप मान लो कुछ ऐसा हो जाए, किस वाले केस में, कि आपको इन्वेंट्री के अंदर आपको लगता है कि पिछले साल की ओपनिंग बैलेंसेस में कुछ ना कुछ मिसस्टेटमेंट है जिसकी वजह से मेरा करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंपैक्ट हो गया। इन्वेंट्री के ऊपर इन्होंने मतलब 3 पॉइंट दिए, बाकी तो इन्होंने सबको एक ही एरिया में कवर कर दिया कि बाकी कुछ भी एसेट और लाइबिलिटी उसको एक साथ एक तरीके से टैकल कर सकते हो, इन्वेंट्री को अलग करना क्यों, क्योंकि इन्वेंट्री हमारी स्पेशल आइटम है, याद है ना, स्पेशल आइटम, स्पेशल स्पेशल, यस और नो, यस सर याद है, चलो। तो सर जल्दी से एक बार मेरे साथ वापस पढ़ेंगे सर, हम थोड़ा सा मिस ना कर जाएं। क्या ऑडिट प्रोसीजर पढ़ते हुए मैंने सिंपल सी बात क्या करी, देखो ऑडिट प्रोसीजर अगर हमने डायरेक्टली लिखना होगा कि ऑडिट प्रोसीजर क्या आता है, तो आप वैसे शुरू यहां से भी कर सकते हो, जो मैंने पहला पॉइंट लिखा है विच सीम्स वेरी रेलेवेंट, क्या कि सबसे पहले तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप ट्राई करते हो क्या कि मेरे को मोस्ट रिसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिल जाए, अगर ऑडिट हुई होगी तो मुझे डेफिनेटली मिल ही जाएगी। एंड उसके बेसिस पे मैं क्या करता हूँ, उसके बेसिस पे मैं प्रीडिसेसर की साथ में ऑडिट की रिपोर्ट भी ले लेता हूँ, और फिर मेरे को क्या पता, मेरे को डेफिनेटली ओपनिंग बैलेंसेस के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई जाएगी, यस और नो, यस सर। अगर मुझे देखना है क्या कि मेरे को जो ऑब्जेक्टिव मेरा है जो बोलता है कि कोई ना कोई क्या कोई मटेरियल है ओपनिंग बैलेंसेस के अंदर जो तेरे को करंट ईयर को इंपैक्ट कर दे, उसे चेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे प्रायर पीरियड में जाके क्या करना पड़ेगा, प्रायर पीरियड के देखना पड़ेगा कि बैलेंसेस को मैंने सही तरीके से कैरी फॉरवर्ड करा या नहीं करा, और अगर उसके अंदर क्या हुआ है, अगर उसके अंदर कोई भी एडजस्टमेंट वगैरह करी है तो उसने मेरे को करंट ईयर पीएनएल के अंदर चेंज आ जाना चाहिए, और दूसरा डिस्क्लोज हो जाना चाहिए। सेकंड वाला क्या है, ओपनिंग बैलेंसेस की सिग्निफिकेंस, ठीक है सर, एप्लीकेशन प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए ओपनिंग बैलेंसेस के साथ अकाउंटिंग पॉलिसीज की। उसको चेक करने के लिए ऑडिटर को वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, क्या सोचना पड़ता है, क्या पिछले साल ऑडिट हुआ था, अगर ऑडिट हुआ था तो उसकी कॉपीज ले लो और चेक कर लो, ऑडिट अगर नहीं हुआ था पिछले साल का तो करंट ईयर के प्रोसीजर को सही तरीके से लगा, उसके बेसिस पे चेक कर लो,
ठीक है सर, या फिर आप स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर को परफॉर्म करके देख सकते हो। तो स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर को परफॉर्म करके देखने के लिए क्या आया कि स्पेसिफिक प्रोसीजर अगर आपने लगाने होंगे तो आपको क्या करने पड़ेंगे, मतलब कहीं न कहीं एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर लगाने पड़ेंगे, जब आपको लगता है क्या कि हाँ, डेफिनिटली कोई ना कोई मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है, जो कहीं न कहीं मेरे करंट पीरियड को क्या कर सकती है, कुछ ना कुछ इम्पैक्ट कर सकती है, और साथ में मुझे वो मैटर्स को जो मटेरियल वाले होंगे उसे क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेट भी करना पड़ेगा, किसके साथ सर, टीसीडब्ल्यूजी के साथ। अब आता है सर वो जो एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर ऑर्डर को परफॉर्म करने पड़ते हैं वो, तो वो हमने 2 केस में डिवाइड करा, इन्वेंटरी के केस में अलग है और बाकियों के केस में अलग है, ठीक है सर। तो सर बाकियों के केस की बात कर लेते हैं पहले, ताकि सिंपल समझ आ जाए। सर बाकियों में बोल रहा है कोई भी करंट एसेट या लायबिलिटी की अगर आप बात करोगे तो कुछ क्या कर सकते हो आप, कलेक्शन ऑफ द ओपनिंग अकाउंट रिसीवेबल्स, आप ओपनिंग अकाउंट रिसीवेबल्स को कलेक्ट कर लो, आपको पूरे की पूरी जो भी आपका पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो वहां से ले लो, और पेबल्स को भी, मतलब रिसीवेबल हो या पेबल हो, उसको क्या कर सकते हो आप, करेक्ट कर सकते हो ड्यूरिंग द करंट ईयर। एग्जिस्टेंस, राइट्स, ऑब्लिगेशन, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन इन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, ये सब चेक कर सकते हो। मतलब क्या सिंपल सी कहना चाह रहा है, जो हम एजर्शंस पढ़ते थे, याद है एजर्शंस, अगर आप लोगों ने पहले थोड़ा बहुत भी पढ़ा है दर्शन याद होगा, मैंने अभी कराया नहीं है, मैं डेफिनेटली जब कराऊंगा तब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला जब टॉपिक पढ़ेंगे उसमें एजर्शंस आती हैं। तो जो भी आपको करंट एसेट और लायबिलिटी के लिए आप एजर्शंस चेक करते हो कि उसकी एग्जिस्टेंस सही है या नहीं है। अगर पीपी की बात करें, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, उसकी एग्जिस्टेंस ठीक है या नहीं है, ठीक है ना। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, वो हमारे राइट में आता भी है या नहीं आता, कहीं ना कहीं उसकी वैल्यूएशन वगैरह, उसकी कंप्लीटनेस, उसकी एक्यूरेसी, आप यही सारे फैक्टर्स को क्या करोगे, ओपनिंग बैलेंसेस के केस में भी चेक कर लोगे, सिंपल है। और दूसरा, अगर कोई नॉन करंट एसेट की बात करें, जैसे पीपी, इन्वेंटरी, लॉन्ग टर्म डेट्स, तो आप क्या कर सकते हो, एग्जामिन कर सकते हो उनके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स भी, और अदर इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है, उनकी एजर्शंस जो भी जरूरी होती है वो आप देख सकते हो। और साथ में अगर कोई ऐसा एसेट है जो कि हाँ, जिसमें आपको एक हेल्प और मिल सकती है, जैसे कि अकाउंट पेबल या फिर कोई डेट वगैरह है, तो उस वाले केस में आप क्या कर सकते हो, एक्सटर्नल कंफर्मेशन का भी यूज कर सकते हो। एक्सटर्नल कंफर्मेशन से पूछ सकते हो, हाँ भाई पिछले साल के एंडिंग पे तेरे पास कितना पैसा हमने देना था डेटर, कितना पैसा लेना था क्रेडिटर, इस तरीके से बातें कर सकते हो, और उससे भी आपको आइडिया मिल जाएगा। यस और नो, तो ये तो बिल्कुल बेसिक है, जिसको हमें ज्यादा याद नहीं रखने की जरूरत पड़ती। बेसिक चेकिंग करनी है आपको जो भी आपकी आइटम हो। लेकिन अगर इन्वेंट्री की बात करेगा, पता नहीं इसने इन्वेंट्री को डिफरेंट क्यों दिया, क्योंकि इसलिए दिया होगा क्योंकि स्पेशल आइटम है, मे बी इसलिए, बट ये अगर दिया है तो हम याद रखेंगे क्या। अगर इन्वेंटरी की बात करते हैं स्पेसिफिकली, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर में आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा करंट का क्या, फिजिकल इन्वेंटरी काउंट, एंड रिकंसाइल करना पड़ेगा टू द ओपनिंग बैलेंसेस क्वांटिटीज। आप क्या कर सकते हो, देखो इन्वेंटरी को आपने चेक करना है, तो ओपनिंग में आप ओपनिंग का क्या ले लोगे, एंट्री जो भी इन्वेंटरी थी आप उसको आप ओपनिंग बैलेंसेस ले लोगे या नहीं ले लोगे, बिल्कुल ले लोगे। फिजिकल इन्वेंटरी जब आपने काउंट किया होगा तो याद है हम मैच करते थे एक्चुअल रिकॉर्ड्स को, जो मेरे पास मैंने रिकॉर्ड लिया उसको, तो वो जो आपका क्लोजिंग आया होगा उसको आप क्या कर लोगे, रिकंसाइल कर लोगे किसके साथ, ओपनिंग के साथ में, कि भाई उसका जो क्लोजिंग इसका जो ओपनिंग आ रहा है उसे आप रिकंसाइल करके देख लोगे और आपको पता चल जाएगा कहीं ना कहीं। तो आप करंट फिजिकल इन्वेंटरी काउंट क्या, अब देखो इस इन्वेंटरी को जब आपने चेक करना होता है आपको पिछले साल के ओपनिंग बैलेंस से चेक नहीं करते हो, कैसे चेक करते हो, करंट ईयर का फिजिकल इन्वेंटरी काउंट किया हमने, हाँ भाई, आज बताओ भाई फिजिकल इन्वेंटरी मैं करने आया हूँ, करंट ईयर का कर रहा हूँ, प्रीवियस ईयर का नहीं कर रहा हूँ, प्लीज एक बार ध्यान से समझना। करंट ईयर का क्या करता हूँ, फिजिकल इन्वेंटरी काउंट करता हूँ, और उसके बेसिस पे रिकंसाइल करता करता हूँ ओपनिंग बैलेंसेस तक चला जाता हूँ, मतलब पीछे की तरफ जाता हूँ। इस बार का मैंने एक्चुअल फिगर ले ली, अब बताओ इसमें क्या आया क्या नहीं आया, क्या हटा क्या गया, और एक्चुअली मैं देख लूंगा ओपनिंग बैलेंस इसका क्या था, क्या मुझे मिल जाएगा, मिल जाएगा, उसको फिर मैं क्या कर लूंगा, टैली कर लूंगा, बहुत बढ़िया। फिर परफॉर्म करूंगा ऑडिट प्रोसीजर ऑन द वैल्यूएशन। अब एक्चुअली में आपकी ऑब्जर्वेशन वगैरह से तो आपकी क्या पता चलती है, उसकी एग्जिस्टेंस तो पता चल जाती है, लेकिन जो उसकी वैल्यूएशन होती है वो भी सही है या नहीं है वो भी चेक करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं जो अमाउंट आ रही होगी इन्वेंटरी की वो भी तो देखनी पड़ेगी, नहीं बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं उसकी वैल्यूएशन भी देखनी पड़ेगी। उसके लिए मैं क्या करूंगा, परफॉर्म करूंगा प्रोसीजर ऑफ द ओपनिंग इन्वेंटरी आइटम्स की, ओपनिंग जो इन्वेंटरी थी मेरी आइटम्स उनकी वैल्यूएशन सही थी या नहीं थी, और परफॉर्म करूंगा ऑडिट प्रोसीजर ऑन द ग्रॉस प्रॉफिट एंड द कट ऑफ। तो कहीं ना कहीं जो भी अगर मेरी ओपनिंग वैल्यू में जब मैं वैल्यूएशन की बात करता हूं तो वैल्यूएशन निकलती है किससे, कि एक्चुअली में उसका ग्रॉस प्रॉफिट कैसा था, क्योंकि कहीं ना कहीं क्लोजिंग इन्वेंटरी का इंपैक्ट किसके ऊपर आता है, हमारे ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर आता है। तो अगर वैल्यूएशन आप परफॉर्म करोगे और अगर वो सही नहीं होगी तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट भी सही नहीं हो सकता, तो मुझे ये भी चेक करना पड़ेगा। एंड कट ऑफ का मतलब क्या होता है कि अगर कोई इन्वेंटरी ऐसी थी जो पिछले साल में की मार्च में थी और अगले साल के अप्रैल में थी, तो ऐसा तो नहीं है उन्होंने कुछ भी क्या करा, वो इधर उधर कराओ, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मेरी ओपनिंग बैलेंस मेरा हिल भी सकता है, तो कट ऑफ को भी मुझे क्या करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट्स किसके लिए याद रखने हैं, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर इन केस ऑफ इन्वेंटरी एंड अदर्स, अदर्स में उसकी असर्शंस को चेक करना, एक्सटर्नल कंफर्मेशन का यूज कर लेना। और अगर इन्वेंटरी की बात करें तो सिंपल है, पहले फिजिकल इन्वेंटरी काउंट करो, रिकंसाइल करके वापस ओपनिंग बैलेंसेस पे चले जाओ। दूसरे नंबर पे क्या था सर, वैल्यूएशन के लिए ऑडिट प्रोसीजर लगा लो, ग्रॉस प्रॉफिट के लिए लगा लो, और कट ऑफ के लिए लगा के देख लो, और ये चेक करके आपको इन्वेंटरी के बारे में पक्का पक्का पता चल जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है सर, क्लियर है, चलो जी। बहुत ही बढ़िया, यहां तक मेरा बहुत प्यारा टॉपिक एंड हो जाता है, जो मेरा है ऑडिट प्रोसीजर। मैंने इसके अंदर ऑडिट प्रोसीजर पढ़ा, ऑडिट प्रोसीजर के अंदर पढ़ा कि अगर मुझे ऑडिट प्रोसीजर के अंदर ये चेक करना है कि क्या मेरे कोई मिसस्टेटमेंट वगैरह है, तो मैं पूरा का पूरा जो प्रोसीजर लगाता हूँ और उसके अंदर एक और प्रोसीजर लगाता हूँ छोटा सा, जो देखता हूँ कि ऑडिटेड है या नहीं है। ऑडिटेड होगी तो प्रीवियस ईयर वाले से कॉपी ले लो, ऑडिटेड नहीं है तो करंट ईयर का प्रोसीजर लगा लो, अदरवाइज स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर लगा लो, जिसके अंदर क्या आता है, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर लगाना और कम्युनिकेट करना। क्या मेरी बात क्लियर है, ये स्पेसिफिक जब भी आप एडिशनल की बात करते हो वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, इन्वेंटरी, अदर देन इन्वेंटरी, इन्वेंटरी के 3 पॉइंट, अदर देन इन्वेंटरी में assertions प्लस एक्सटर्नल कंफर्मेशन। क्या यहां तक क्लियर हुआ, क्या
सर अब बता दो, अब तो कुछ भी नहीं बचा, खत्म हो गया, खत्म हो गया, और क्या, यही तो था मेन। सर ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग, कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग कैसी होगी सर? जो ओपनिंग बैलेंस है, अगर वो कंटेन करता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, पहले ये समझ लो इधर वाला, कि अगर जो ओपनिंग बैलेंस है उसके अंदर क्या रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है? हाँ सर है। करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफेक्ट हो रही है? बिल्कुल सर। बट नॉट प्रॉपर्ली अकाउंटेड, प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज, कहीं ना कहीं वो क्या नहीं कर रखा आपने, जो ओपनिंग बैलेंस था उसके अंदर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट आ रही थी, बिल्कुल आ रही थी, बट उसे सही तरीके से आपने क्या नहीं करा, ना तो सही तरीके से अकाउंट फॉर करा, ना प्रेजेंट करा, ना डिस्क्लोज करा। तो आपको सिंपल क्या करना है, क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन दे देना। अगर वो मटेरियल लगा, परवेजिव लगा तो एडवर्स हो जाएगा, मटेरियल लगा परवेजिव नहीं लगा तो क्वालिफाइड हो जाएगा, एज पर एस 705। मतलब सिंपल है, अगर इसको मटेरियल मिसस्टेटमेंट अराइज करती थी ओपनिंग बैलेंसेस में और अगर आपने उसको ठीक नहीं करा, वो मेरे करंट ईयर को इंपैक्ट करेगी, तो डेफिनेटली मैं या तो क्वालिफाइड दूंगा या फिर एडवर्स दे दूंगा। अब आता है मेरे को ओपन अनेबल टू ऑब्टेन, मेरे को मिला ही नहीं, मैं ऑब्टेन ही नहीं कर पाया सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस की एक्चुअली में क्या कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट है भी है ओपनिंग बैलेंसेस में या नहीं है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, मुझे कहीं ना कहीं उतने ऑडिट एविडेंस मिले नहीं है। तो आप चेक करते हो कि ना मिलने का इंपैक्ट क्या है, ना मिलने का इंपैक्ट मटीरियल है और परवेजिव नहीं है तो क्वालिफाइड दे दोगे, मटीरियल भी लग रहा है परवेजिव भी लग रहा है तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन आप दे आते हो कि भाई मेरे को नहीं पता, मैं नहीं बता सकता, एज पर ऐसे 705 अपने हाथ खड़े करके आ जाओगे कि कहीं ना कहीं मुझे इसका इंपैक्ट बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन मेरे पास क्या नहीं है, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। क्या हम हर जगह पे यही करते हैं? बिल्कुल सर, हम यही करते हैं। और यही सिर्फ अकाउंटिंग बैलेंस, सिर्फ किसके भी ओपनिंग बैलेंसेस के केस में चेक नहीं करना कंक्लूजन, आपने सेकंड वाला पॉइंट क्या था, अकाउंटिंग पॉलिसीज भी था, तो उसमें भी सिंपल है, क्या वो नॉट कंसिस्टेंटली अप्लाइड ऑन ओपनिंग बैलेंसेस, अगर आपको लगता है कि वो कंसिस्टेंटली अप्लाई नहीं हो रही है या फिर उसके अंदर कोई चेंज आया ओपनिंग बैलेंसेस के अंदर, अकाउंटिंग पॉलिसीज के अंदर, लेकिन आपने उसको क्या नहीं करा, प्रॉपर्ली ए पी डी नहीं करा, या तो आप कंसिस्टेंटली अप्लाई नहीं कर रहे हो या फिर चेंज आने के बाद आपने उसे सही तरीके से अकाउंट फॉर प्रेजेंट और डिस्क्लोज नहीं करा, इन दोनों ही केस में आपको क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन देना पड़ेगा एज पर ऐसे 705। अनमॉडिफाइड ओपिनियन तो दे ही देंगे अगर सब कुछ सही होगा, सब कुछ सही नहीं है उसकी बात कर रहे हैं, अगर सब कुछ सही नहीं है तो ओपनिंग बैलेंस के केस में, अकाउंटिंग पॉलिसीज के केस में, ठीक है। तो सिंपल क्या होता है, क्वालिफाइड और एडवर्स एज पर ऐसे 705, नहीं मिला तो डिस्क्लेमर, ठीक है सर। अब जो मैंने तुम्हें एक पॉइंट छुड़वाया था, वापस आता हूं उसके ऊपर, ये वाला। सर ये फोर्थ पॉइंट है, जो फोर्थ पॉइंट हमने पढ़ा था सर कौन से वाले में, वो मैटर्स के अंदर जिसको हमने बोला था नेचर एंड एक्सटेंट को डिसाइड करते हुए ऑडिटर जब अपने ऑडिट प्रोसीजर को उसको नेचर एंड एक्सटेंट देखना होता है, तब वो क्या देखता है, वो ये देखता है क्या पिछले साल का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट थी वो ऑडिटेड थी भी या नहीं थी, और अगर नहीं, अगर अगर हुई थी उसके बाद क्या ओपिनियन था पिछले ऑडिटर का, क्या वो मॉडिफाइड तो नहीं था। अब आओ समझो ये क्यों। सर मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन इन द प्रीडिसेसर ऑडिटर्स रिपोर्ट, अगर पिछले साल की ऑडिट थी, बिल्कुल ऑडिट थी, और उसने ओपिनियन मॉडिफाइड दिया था, मतलब या तो क्वालिफाइड दिया होगा या डिवर्स दिया होगा या डिस्क्लेमर दिया होगा, ठीक है सर। अगर तो प्रायर पीरियड की ऑडिटेड थी और उसने मॉडिफिकेशन दिया था, तो उसे ऑडिटर को क्या करना पड़ता है, उसे ही देखना पड़ता है भाई तूने मॉडिफाई की क्यों, ऐसा क्या रीजन था तेरे मॉडिफाई करने का, क्या कोई ऐसा रीजन था जो मेरे करंट ईयर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, या ऐसा रीजन था जो मेरे करंट ईयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो मैटर करता है कि नहीं, बिल्कुल सर। उसे इवेल्युएट करना पड़ेगा इफेक्ट ऑफ द मैटर गिविंग राइज टू द मॉडिफिकेशन, जिस वजह से मॉडिफिकेशन दी गई वो मैटर जानना मेरे लिए बहुत जरूरी हो जाता है इन असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द करंट ईयर। अब उसकी वजह से ही मेरे को देखना पड़ता है कि मेरा करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कितना रिस्क होगा, अगर वो ऐसा कोई मैटर है जो बहुत बड़ा मैटर है, फिर मैं ये देखता हूँ तुमने उसे करेक्ट किया या नहीं किया, अगर वो याद है तुम्हें 450 में बात करी थी पिछले साल वाले का मैटर करेक्ट किया या नहीं किया, प्रायर पीरियड को नहीं किया होगा, तो करंट ईयर में भी उसका इंपैक्ट आएगा या नहीं आएगा, यस और नो, यस सर, वो मटेरियल रह जाएगा, बिल्कुल वही वाली बात, अनकरेक्टेड में स्टेटमेंट, यस और नो, यस सर। तो अब क्या क्वेश्चन आता है, वो ये जानना चाहता है, वो इवेल्युएट करना चाहता है क्या पिछले साल की रिपोर्ट जिस वजह से मॉडिफाई करी करी थी उसका इंपैक्ट मेरे करंट ईयर में आएगा या नहीं आएगा। मैंने देखा वो रेलेवेंट एंड मटीरियल है भाई, हाँ भाई, जो पिछले साल का रीजन था जिसकी वजह से मॉडिफिकेशन दी गई वो मेरे लिए रेलेवेंट है, वो मेरी करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर भी इफेक्ट करने वाला है, तो मॉडिफाई कर दो अपना ओपिनियन चुपचाप एज पर ऐसे 705। अगर पिछले साल का मॉडिफाइड था और वो मेरे करंट ईयर को इंपैक्ट करेगा तो मैं भी मॉडिफाइड दूंगा, मैं चाह के भी अनमॉडिफाइड नहीं दे सकता। सीम्स लॉजिकल? यस सर। 705 ही नहीं सर, 705 के साथ में क्या आ रहा है, एस से 710 भी आ रहा है, क्यों सर? क्योंकि याद है मैंने तुम्हें बताया था 710 बताते हुए कि उसका प्रोसीजर इसका प्रोसीजर ऑलमोस्ट मैच करता है, तो उसके अंदर हम क्या बनाते हैं, उसके अंदर हम कंपैरेटिव बनाते हैं, नहीं बनाते? बिल्कुल सर। कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स डालते हैं, नहीं डालते? उसी के अंदर हमने प्रायर पीरियड आइटम के बारे में पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? तो वही वाला 710 क्या करना चाह रहा है कि जब आप कंपैरिजन में दिखाओगे तो पता चलेगा कि पिछले साल की जो फिगर है उसको ठीक ना करके उसका इंपैक्ट कहाँ आ गया, करंट ईयर में भी आ गया, तो 710 भी वहां से रिलेट हो जाता है, यस और नो? बिल्कुल सर। सर ऑडिटर यूज ऐसे 706 ऑल्सो, यस सर। अदर मैटर पैराग्राफ में क्या डालता है कि ऑडिट जो है वो प्रीवियस ईयर ऑडिटर ने किया था, और ओपिनियन एंड रीजन फॉर मॉडिफिकेशन क्या था उसका ये भी मैं लिखता हूं, और डेट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट जो थी मेरी पिछले वाले की वो भी मैं बताता हूं कि भाई इस डेट की ऑडिट रिपोर्ट को प्रीडिसेसर ऑडिटर ने किया था और उसके अंदर उसने मॉडिफाइड ओपिनियन दिया था। फिर मैं अपनी रिपोर्ट में बताऊंगा कि उस मॉडिफिकेशन का इंपैक्ट मुझे अपनी करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर भी लग रहा है, जिसकी वजह से मैं भी 705 में जाके क्या दे रहा हूँ, मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहा हूँ, ये मेरा बेसिस ऑफ
ओपिनियन में बनेगा, और 706 में मैं पिछले वाले की कहानी भी बता दूंगा। क्या लोगों के पास पूरी पिक्चर पहुंच जाएगी? बिल्कुल। क्या तुम लोगों को अब रिलेट हो रहा है जो मैंने इतनी मेहनत करी थी तुम्हारे 700 के ऊपर? आई होप तुम लोगों को रिलेट हो रहा होगा। अगर तुम्हें सच में रिलेट हुआ ना और तुम्हें सच में समझ आ गया तो एक लाइक ठोक देना, और साथ में कमेंट में बता देना कि सर सच में इंटरलिंकिंग हमारी क्लियर हो गई है। मैं बता रहा हूँ, मेरे को दिल से इतनी खुशी होगी ना अगर तुमने ये लाइन लिख दी इसके नीचे कि हमारे को इंटरलिंकिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स आ गया है। आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी। चलो जी, लास्ट पार्ट सर। अगर तो सिंपल है, इसको तो क्या जानना, अगर नहीं है रेलेवेंट मेरी करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर कोई पिछले साल की ऐसी चीज है जिसको आपने मॉडिफाई किया है लेकिन वो मेरे करंट ईयर के लिए कोई रेलेवेंट नहीं है, तो भाई कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। नो इंपैक्ट इन द करंट ईयर और ऑडिट रिपोर्ट। मैं कुछ इंपैक्ट नहीं दूंगा, कुछ नहीं करूंगा, उसे वैसे ही छोड़ दूंगा। मेरे को सिर्फ फर्क पड़ता है अगर वो मेरे रेलिवेंट होता है तो। यहाँ पे आपका एंड हो जाता है। क्या सर सुंदर सा ऐसे 510 क्या क्लियर है सर? अगर मैं बात करूं ये पेपर के लिए आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है, मुझे नहीं लगता। इतना लेवल तक ऐसे ही जाते नहीं है। क्या ये भी इंपॉर्टेंट है? मुझे ये भी नहीं लगता। इंपॉर्टेंट क्या बचता है सर? सिंपल और सिंपल यही आपका पहला क्वेश्चन ऑडिट प्रोसीजर को लेके, दूसरा वाला क्वेश्चन आपका कहीं ना कहीं ये एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स को लेके जो इन्वेंट्री के केस में आपसे पूछा जा सकता है, या फिर बस ये दोनों 1 और 2 कि क्या हो सकते हैं स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर, ये दोनों इतने लिखने। स्पेसिफिक में कौन से आएंगे? ये और ये, बस। ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है आपका कि कौन कौन से मैटर्स हैं जो आपको डिटरमाइन करते हैं नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द। ये 3 क्वेश्चन आपको कवर करके जाने हैं। दैट्स इट, दैट इज ऑल फॉर 510। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, टाटा। और प्लीज कमेंट करना जो मैंने आपको कमेंट करने को बोला है। अगर आपको इसके अंदर जो सीखने को मिला ना, इतने सारे स्टैंडर्ड्स लगे, आप समझो 450, 300, 510 तो है ही अपने आप में, 710, 706 और क्या लोगे, एक चैप्टर इतने, एक स्टैंडर्ड इतने सारे इंटरलिंकिंग समझा रहा है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू। आई होप यू लाइक दिस लेक्चर।